हेलो एवरीवन। आज से हम लोग क्लास 9th के फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। हम लोग प्रिपरेशन बुक वाइज करेंगे, यानी सब्जेक्ट वाइज हम लोग प्रिपरेशन करेंगे और एक सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर्स हैं इसे चैप्टर वाइज भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज से हम लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं क्लास 9th के फाइनल एग्ज़ाम के लिए। चूँकि फाइनल एग्ज़ाम में गद्यांश भी आते हैं, पद्यांश भी आते हैं और व्याकरण भी आते हैं और सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो इसलिए सबसे पहले एग्ज़ाम में जो हमें आंसर देना होता है उसके बारे में प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद हम लोग व्याकरण की प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद लेटर की प्रिपरेशन करेंगे, इसके बाद व्याकरण है और इसके बाद क्वेश्चन आंसर है। इस तरह से हम लोग पैटर्न के हिसाब से जब प्रिपरेशन करेंगे तो हमारे एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज से क्लास 9th की फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपठित गद्यांश से। सबसे पहले एग्ज़ाम में हमें अपठित गद्यांश से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। अपठित गद्यांश क्या होता है? अपठित मीन्स जिसे आपने कभी पढ़ा नहीं है, जो आपके सिलेबस में नहीं है और वो आपको एक स्टोरी के रूप में दे दिया जाता है। और जब आपको वो स्टोरी के रूप में दिया जाता है तब आपको उसे पढ़ना पड़ता है और पढ़ने के बाद जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए रहते हैं क्वेश्चन पेपर में, उस क्वेश्चन को पढ़कर आपको दिए गए स्टोरी से ही आंसर ढूंढकर सही आंसर बताना होता है। अपठित पद्यांश किसे कहते हैं? यानी कि कविता। वो कविता जो आपके सिलेबस में नहीं है, अपठित है, जिसे आपने पढ़ा नहीं है, उस कविता को भी आपको पढ़ना है। उस कविता के कुछ पंक्तियाँ दी गई होंगी और उसे आपको पढ़ना है, समझना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में दिए गए होंगे। आपको क्वेश्चन पेपर में दिए गए क्वेश्चन को पढ़ना है और जो अपठित पद्यांश है, जो कविता है, उसको पढ़कर समझकर उसके आंसर को देना है। तो सबसे पहले अपठित गद्यांश हम लोग कंप्लीट करेंगे। जितने भी गद्यांश हैं उसे कंप्लीट करेंगे। आई होप कि इससे आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी और आपके फाइनल एग्ज़ाम में बहुत अच्छे स्कोर भी आएंगे। और अगर आप सभी सब्जेक्ट के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी न्यू वीडियोस अपलोड होंगी एग्ज़ाम से रिलेटेड आप उन्हें देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा और अपने एग्ज़ाम की तैयारी, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ एक स्टोरी दी गई है, एक ऐसे यानी एक निबंध की तरह दी गई है। या तो आपको स्टोरी दी गई होगी या तो आपको एक निबंध की तरह दी गई होगी। उस निबंध को आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ लिखा है आत्मनिर्भरता का अर्थ है। आत्मनिर्भरता मीन्स सेल्फ डिपेंडेंट, यानी इंसान खुद के ऊपर जब डिपेंड रहता है उसे कहते हैं आत्मनिर्भरता। यहाँ लिखा है आत्मनिर्भरता का अर्थ है, उसका मीनिंग है अपने ऊपर निर्भर रहना, यानी कि खुद के ऊपर निर्भर रहना। जो व्यक्ति दूसरे के मुंह को नहीं ताकते वे ही आत्मनिर्भर होते हैं। यानी कि कहा जा रहा है कि जो पर्सन दूसरों का मुंह नहीं ताकते, दूसरों के भरोसे नहीं रहते, वे ही आत्मनिर्भर होते हैं, वे ही सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। वस्तुतः आत्मविश्वास के बल पर कार्य करते रहना आत्मनिर्भरता है। यानी कि आत्मविश्वास के ऊपर, आपके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर ही आपको काम करते रहना ही आत्मनिर्भरता है, यानी सेल्फ डिपेंडेंट है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है समाज, निज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। आत्मनिर्भरता का मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भरता का मतलब होता है कि समाज यानी सोसाइटी, निज यानी खुद का और राष्ट्र यानी देश की आवश्यकताओं यानी ज़रूरतों की पूर्ति करना, यानी उन्हें पूरा करना। व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र में आत्मविश्वास की भावना आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यहाँ लिखा है कि जो व्यक्ति होता है, समाज तथा राष्ट्र में आत्मविश्वास की भावना, समाज में और राष्ट्र में आत्मविश्वास की जो फीलिंग होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंट की जो फीलिंग होती है, भावना होती है, वही आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। स्वावलंबन जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है।
सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वावलंबी होना चाहिए। यहाँ लिखा है कि अगर आपको सक्सेस प्राप्त करना है तो व्यक्ति को स्वावलंबी होना चाहिए। स्वावलंबन व्यक्ति समाज राष्ट्र के जीवन में सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र है। यानी कि जो स्वावलंबन व्यक्ति होता है वो समाज का राष्ट्र के जीवन में सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र है। यानी कि समाज के सफलता और राष्ट्र की सफलता में ही वो महामंत्र है। यानी कि उसी की वजह से समाज का भी विकास होता है, राष्ट्र भी विकास करता है। स्वावलंबन जीवन का अमूल्य आभूषण है, वीरों तथा कर्मयोगियों का इष्ट देव है, सर्वांगीण उन्नति का आधार है। यहाँ लिखा है कि स्वावलंबन जीवन अमूल्य आभूषण है, यानी कि ऐसा आभूषण है जिसका कोई मूल्य नहीं होता। स्वावलंबन जीवन वीरों और कर्मयोगियों का, यानी जो मेहनत करते हैं उनका इष्ट देव है, सर्वांगीण उन्नति का आधार है। जब व्यक्ति स्वावलंबी होगा उसमें आत्मनिर्भरता होगी तो ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे वो ना कर सके। यहाँ लिखा है कि जब व्यक्ति स्वावलंबी होगा, वो सेल्फ डिपेंडेंट होगा, तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे वो ना कर सके। स्वावलंबी मनुष्य के सामने कोई भी कार्य आ जाए वो अपने दृढ़ विश्वास से, अपने आत्मबल से उसे अवश्य ही संपूर्ण कर लेगा। यहाँ लिखा है स्वावलंबी मनुष्य के सामने कोई भी काम आ जाए वो अपने दृढ़ विश्वास से, अपने आत्मबल से उस काम को संपूर्ण कर लेगा, यानी कि उस काम को कंप्लीट कर लेगा। स्वावलंबी मनुष्य जीवन में कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखता। स्वावलंबी के मनुष्य कैसा होता है, वो ज़िंदगी में कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखता, वो मेहनत करता है, वो जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर कामयाब होता जाता है। यानी कि जो स्वावलंबी मनुष्य होता है वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है, वो आत्मनिर्भर होता है, वो मेहनत करता है और इस तरह से वो हर क्षेत्र में लगातार कामयाब होता जाता है। अब ये जो ऐसे यहाँ लिखी गई है, जो निबंध यहाँ लिखी गई है, इस निबंध को पढ़ना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं, उन्हें भी पढ़ लेते हैं और उसके आंसर भी हम लोग समझेंगे। यहाँ लिखा है जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर कामयाब कौन होता है, यानी जीवन के हर क्षेत्र में लगातार कामयाब कौन होता है। पहला है स्वावलंबी मनुष्य, दूसरा है आत्मविश्वासी, तीसरा है ताकतवर मनुष्य या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमने क्या पढ़ा था ऐसे में कि जो स्वावलंबी मनुष्य होता है वो जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर कामयाब होता है। नेक्स्ट है स्वावलंबी मनुष्य जीवन में कभी भी किसका मुंह नहीं देखता है, सफलता का, निर्भरता का, सफलतम का या असफलता का। तो जो स्वावलंबी मनुष्य होता है वो जीवन में कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखता। स्वावलंबन जीवन की सफलता की डैश सीढ़ी है। स्वावलंबन जीवन की सफलता की कैसी सीढ़ी है, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। इसका आंसर है पहली। नेक्स्ट है स्वावलंबन जीवन का कैसा आभूषण है, तो इसका आंसर है अमूल्य, यानी कि ऐसा आभूषण जिसका कोई मूल्य नहीं होता। नेक्स्ट है जो व्यक्ति दूसरे के मुंह को नहीं ताकते वे ही होते हैं। तो जो व्यक्ति दूसरे के मुंह को नहीं ताकते वे कैसे व्यक्ति होते हैं, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी, स्वावलंबी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है आत्मनिर्भर, यानी कि जो इंसान आत्मनिर्भर होता है, सेल्फ डिपेंडेंट होता है, वो कभी किसी के भरोसे नहीं रहता। दूसरे निबंध को भी हम लोग पढ़ लेते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। दूसरा निबंध है, दूसरा अपठित गद्यांश है, हमारा पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है। यानी कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है वो हमारी रक्षा कवच है। ये हमें प्रकृति से विरासत में मिला है, यानी कि प्रकृति से ये हमें मिला है। ये हम सबका पालनकर्ता और जीवनधार है। कौन हम सबका पालनकर्ता और जीवनधार है, हमारा पर्यावरण। वस्तुतः पर्यावरण रक्षण भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यहाँ लिखा है कि पर्यावरण की हिफाजत करना, पर्यावरण की रक्षा करना भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है।
पेड़ पौधे और जानवर हमारे मित्र हैं, इसलिए बड़े बड़े बाग बगीचों और पार्कों को शहर का फेफड़ा कहा जाता है। पेड़ पौधे और जानवर हमारे क्या हैं? मित्र हैं, इसलिए बड़े बड़े बाग बगीचों को और पार्कों को शहर का फेफड़ा कहा जाता है। शहर का फेफड़ा क्यों? क्योंकि जो बाग बगीचे होते हैं, जो पार्क होते हैं, उनमें बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए बाग बगीचों और पार्कों को शहर का फेफड़ा कहा जाता है। हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना पुण्य कार्य माना जाता है, यानी कि हमारे कल्चर में पेड़ लगाना एक अच्छा काम माना जाता है। पीपल, बरगद, आम, नीम, जामुन, आंवला जैसे उपयोगी वृक्षों के रोपण को महान धार्मिक कृत्य माना गया है। यानी कि पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, आम का पेड़, नीम का पेड़, जामुन का पेड़, आंवला का पेड़ जैसे उपयोगी वृक्षों के रोपण को महान धार्मिक कृत्य यानी कि धर्म का एक अच्छा काम माना गया है। पेयजल स्रोतों के निकट मलमूल त्याग को पाप कर्म माना गया है, यानी कि पीने के पानी के जो स्रोत होते हैं उसके निकट मलमूल त्याग को पाप माना गया है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि कल कारखाने से निकलने वाले प्रदूषित जल और कूड़े कचरे के शुद्धिकरण की व्यवस्था की जाए। यानी कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि कल कारखाने से निकलने वाले जो गंदे पानी होते हैं और कूड़े कचरे होते हैं उनको प्योर किया जाए। सरकारी स्तर पर इस दिशा में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त पर्यावरण प्रदूषण रोकने में हम स्वयं भी सहयोग दे सकते हैं। यानी कि जो सरकार है वो तो पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए कई कदम उठाते हैं, लेकिन इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हम खुद भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ये काम हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला ये कि हम गंदगी ना फैलाएं और दूसरा ये कि जहां गंदगी हो उसे साफ करने में सहयोग दें। हम किस तरह से पर्यावरण प्रदूषण को कम कर सकते हैं? पहला कि हम गंदगी ना फैलाएं और दूसरा कि जो भी गंदगी होती है उसे हम साफ करने में मदद करें। अपने आसपास की नालियों को साफ रखें और जहां तहां कूड़ा कचरा आदि ना फेंकें। खुले में मलमूत्र विसर्जित ना करें, साथ ही अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक युग में चारों प्रकारों के प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण फैल रहे हैं। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि आजकल मॉडर्न एज में, आधुनिक ज़माने में चारों तरफ चारों प्रकार के प्रदूषण फैलते हैं। वो कौन कौन से प्रदूषण हैं? भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। भविष्य में इनका दुष्प्रभाव कितना फैलेगा बताना मुश्किल है। अब इस एसे को पढ़ने के बाद यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको पढ़ना है। एसे को फिर से ध्यान से पढ़कर इसके सही आंसर बताने हों। यहाँ लिखा है हमें प्रकृति से विरासत में क्या मिला है। हमने एसे में पढ़ा आवरण, पर्यावरण, संवरण या प्रदूषण। हमने आंसर में क्या पढ़ा था? पर्यावरण। पर्यावरण प्रकृति से विरासत में मिला है। बड़े बड़े बाग बगीचों और पार्कों को क्या कहा जाता है? शहर का दिल, शहर का मस्तिष्क, शहर का शरीर या शहर का फेफड़ा। इसका आंसर है शहर का फेफड़ा। हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना कौन सा कार्य माना जाता है? पुण्य कार्य, पाप कार्य, अशुभ कार्य या फालतू कार्य। इसका आंसर है पुण्य कार्य। हमारा पर्यावरण हमारा कैसा कवच है? रक्षा, प्रतिरक्षा, अभिरक्षा या रक्षात्मक। इसका आंसर है रक्षा। हमारा पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी है अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, अधिक से अधिक वृक्ष काटना, वृक्षों को हटाना, वृक्षों को नहीं बचाना। इसका आंसर है अधिक से अधिक वृक्ष लगाना। यानी कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? अधिक से अधिक पेड़ लगाना। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।